फोल्डेबल फोन को एक रेगुलर फोन की तरह यूज करने में जो भी प्रॉब्लम्स हमें आती थी, इस फोन ने उन्हें ऑलमोस्ट फिक्स कर दिया है। बैटरी, कैमरा, डिजाइन, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले सब कुछ इतना परफेक्ट फील होता है कि आपको नहीं लगेगा कि आप कोई कॉम्प्रोमाइज्ड फोल्डिंग फोन यूज कर रहे हो, अनलेस यू फाइंड सम प्रॉब्लम्स दैट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। दिस इज माय फुल रिव्यू ऑफ Vivo X Fold 3 Pro। इस फोन को फोल्डेड कंडीशन में रखने पर ये आपको रेगुलर फोन जैसा ही फील होगा, क्योंकि इसका वेट भी काफी कम है। दूसरा, इसकी थिकनेस एक रेगुलर फोन जितनी ही है, और तीसरा है इसकी आउटर डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशो। अनलाइक सैमसंग फोल्डेबल सी आपको टीवी के रिमोट जैसा तो फील नहीं होगा। गजब बेइज्जती है। और रिमोट से याद आया, इसके अंदर IR ब्लास्टर भी दिया गया है, तो आप इसे एज ए रिमोट भी यूज कर सकते हो। हिंज के अंदर कार्बन फाइबर और बैक में ग्लास फाइबर इसमें यूज किया गया है, और इन दोनों ही चीजों का जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है वो बहुत कमाल का है। मतलब कि ये मजबूत होने के साथ साथ बहुत हल्के भी होते हैं। डिस्प्ले की क्रीज के बारे में बात करूं तो हाँ, क्रीज विजिबल है, और कंपनी का कहना ये है कि आप दिन में चाहे इसको 100 बार भी फोल्ड अनफोल्ड करते हो, फिर भी आपका फोन 12 साल तक सर्वाइव कर जाएगा। 12 साल तक कोई इसे यूज करेगा भी। साइड में वॉल्यूम रोकर्स और पावर बटन के साथ एक अलर्ट स्लाइडर भी दिया गया है, और ये फोन IPX8 रेटेड है, यानी ये पानी को झेल लेगा, पर डस्ट पार्टिकल स्टिल इसको खराब कर सकते हैं, तो धूल से इसको बचा के रखना पड़ेगा। अनफोल्ड होते ही फोन और भी पतला हो जाता है, और पल्लू के नीचे इसने दबाकर रखी है एक खूबसूरत सी 8.03 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले। 2K प्लस इसका रेजोल्यूशन है, और 120 हर्ट्ज का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है। HDR10+ और डोल्बी विजन दोनों का ही सपोर्ट मिल जाता है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दोनों ही डिस्प्ले सपोर्ट करती हैं, इनर डिस्प्ले भी और आउटर डिस्प्ले भी। और ये रही इसकी आउटर डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। अब स्पेसिफिकेशंस को साइड में रख के अगर प्रैक्टिकली बात करें तो इंडोर्स, आउटडोर्स, इवन डायरेक्ट सनलाइट में भी डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट फील होती है, चाहे आपने डार्क मोड भी क्यों ना ऑन कर रखा हो। दोनों डिस्प्ले 100% DCI P3 कलर गैमेट को सपोर्ट करते हैं, तो कलर्स भी काफी अच्छे दिखेंगे। और क्योंकि HDR10+ के साथ डोल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो हाइलाइट्स एंड शैडोज इवनली ब्राइट दिखेंगी। वीडियोस के अंदर आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे आप इनर डिस्प्ले पर वीडियो देख रहे हो या फिर आउटर डिस्प्ले। अब एक चीज जो बाकी फोल्डेबल्स के कंपैरिजन में यहाँ पर अलग है, वो है इसका फिंगरप्रिंट्स के अंदर। अब ये भी चाहते तो बाकी रेप्यूटेड ब्रांड्स की तरह यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स चिपका सकते थे, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, बल्कि दोनों डिस्प्लेस पर, और वो भी अल्ट्रासोनिक। इसकी स्पीड भी काफी फास्ट है, और इसकी पोजीशन भी इतनी अच्छी है कि आपका थंब इजीली वहां तक पहुंच जाएगा, और इतने ही इजीली आप भी अपना थंब लाइक और सब्सक्राइब बटन तक पहुंचा सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरास। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल्स का 1x1.3 इंचेस सेंसर विद OIS। दूसरा है 64 मेगापिक्सल्स का 3x टेलीफोटो कैमरा विद OIS। तीसरा है 50 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 119 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ। तीनों ही कैमरास काफी अच्छी फोटोज क्लिक करने में कैपेबल हैं। मेन कैमरा से शुरू करें तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम नेचुरल कलर्स को ही पिक करता है। हाँ, कभी कभी थोड़े से ग्रीन बूस्टेड दिखते हैं, कलर टोन थोड़ी वार्मर साइड रहती है, और ये फोटोज मैंने ब्राइट सनलाइट में क्लिक करी हैं, और यहाँ पर इसका एक्सपोजर कंट्रोल बहुत सही से काम कर रहा है। अच्छे टारगेट एक्सपोजर के साथ डायनेमिक रेंज भी इंप्रेसिव है। कई सारे फोन्स में मैंने देखा है कि वो फोटोज को आई प्लीजिंग बनाने के लिए स्काई के ब्लू कलर को थोड़ा सा बूस्ट कर देते हैं, लेकिन ये थैंकफुली ऐसा नहीं करता। फोटोज ओवर शार्प भी नहीं लगती, और डिटेल्स भी अच्छी आती हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की डायनेमिक रेंज बहुत बढ़िया है, एंड मेन कैमरा के कलर से 100% तो मैच नहीं करता, पर फिर भी उतना ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। 3x टेलीफोटो कैमरा बहुत अच्छे क्लोजअप शॉट्स लेने में बहुत काम आएगा, जहां पर इसकी क्वालिटी मेन कैमरा से काफी हद तक मैच हो जाती है। इसी कैमरा की मदद से 100x तक डिजिटल जूम भी किया जा सकता है, एंड टू बी ऑनेस्ट 100x इसमें जबरदस्ती डाला हुआ है। यूजेबल फोटो आपको चाहिए तो वो 15 या 20x तक ही आएंगी, जो कि मेरे हिसाब से एनफ है, और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आपका कितना दूर है। अब यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। मल्टीपल फोकल लेंस में पोर्ट्रेट शूट करने के जो ऑप्शंस मिलते हैं वो वाकई काम की चीज है, और अच्छे दिखने वाले पोर्ट्रेट्स चाहिए तो 50mm या उससे ऊपर ही क्लिक करना, क्योंकि वहां पर एक तो टेलीफोटो कैमरा ऑन हो जाता है, और 1x के डिजिटल जूम से बेटर डिटेल्स देगा। दूसरा, फोटोज भी नेचुरल और डिस्टॉर्शन फ्री आती है। पोर्ट्रेट मोड में बहुत सारे फिल्टर्स एंड जाइस लेंस ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत काम के हैं, पर कुछ फोटोज को बहुत ज्यादा नकली बना देते हैं। कईयों में थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग भी दिखती है, जैसे ये वाला। मतलब क्यों, क्या जरूरत थी इसकी? हालांकि नॉर्मल पोर्ट्रेट्स काफी अच्छे निकाल देता है। आइज डिटेक्शन भी इसका ऑन पॉइंट है, और जो स्किन टोन है वो थोड़ी सी आपको येलोइश साइड दिखेगी। 32 मेगापिक्सल्स के दोनों सेल्फी कैमरास ठीक ठाक सेल्फीज निकाल कर दे देते हैं। ठीक ठाक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कलर्स तो अच्छे आ जाते हैं, लेकिन फेस पे आप जूम करोगे तो लगेगा कि दाढ़ी के बाल जैसे आर्टिफिशियली इसने ड्रॉ किए हुए हैं। और कुछ फोटोज में मेरे फेस के अराउंड ये हेलो इफेक्ट भी आपको दिख रहा होगा। हाई क्वालिटी सेल्फीज चाहिए तो इसके रियर कैमरा को काम में लेना पड़ेगा, जहां पर रियर कैमरे के सारे मोड्स आपको मिल जाएंगे, और जो डिटेल्स है वो कई गुना बेटर आएंगी फ्रंट कैमरा के कंपैरिजन में। और जो बियर्ड में आप डिटेल्स देख रहे हो, इनमें डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। मेन रियर कैमरा से 8K 30 FPS एंड बाकी सभी रियर कैमरा से 4K 60 FPS तक वीडियो शूट करी जा सकती हैं। 4K 60 FPS इसके सभी लेंसेज से रिकॉर्ड कर पाने का फायदा ये है कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप अल्ट्रा वाइड से लेकर टेलीफोटो तक किसी भी कैमरा पर स्विच कर सकते हो। और रही बात वीडियो क्वालिटी की, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक वीडियोस में मिलेगा। डे लाइट में तो वीडियोस में कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगी। स्टेबलाइजेशन भी काफी अच्छा है। अब दिक्कत ये है कि फ्रंट कैमरा में सिर्फ 1080p 30 FPS का ऑप्शन है, और ये रहा इसका सैंपल। और मुझे यकीन नहीं होता कि ये इतना महंगा फोन है और उसके बाद भी इसके
फ्रंट कैमरा में सिर्फ 1080p 30 fps का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहती है कि जब आप इसके मेन रियर कैमरा या फिर किसी भी रियर कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप वाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो फ्रंट कैमरा पर स्विच नहीं कर सकते। अब रियर कैमरा से कोई 1080p वीडियो तो आज के टाइम में रिकॉर्ड करेगा नहीं। अब यहाँ पर आपको ऑडियो क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा, हवा बहुत तेज़ चल रही है और कॉर्नर में यहाँ पे एक वोकल एनहेंसर का फीचर मिल जाता है, उसे मैं अभी ऑन कर रहा हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया और डिफरेंस आपको पता चल रहा है या फिर नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक चीज मैंने और नोटिस करी कि इसकी इंटरनल स्क्रीन पर जो फ्रंट कैमरा है वो कॉर्नर में है, तो आप वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम या फिर वीडियो कॉल्स पे अगर आप स्क्रीन की तरफ भी देख रहे हो तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप नीचे कहीं पे देख रहे हो। अगर आपको सामने वाला व्यू चाहिए तो आपको डायरेक्ट कैमरा की तरफ ही देखना पड़ेगा। वीवो के हर फ्लैगशिप फोन की तरह ये भी नाइट फोटोज में जान डाल देता है। शार्पनेस, कलर्स, टेक्सचर सब कुछ कैसे मैनेज करना है ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है। नॉइस ना के बराबर, इवन पोर्ट्रेट शॉट्स भी लो लाइट्स की वजह से खराब नहीं होने देता। अब चाहे वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स के हों या फिर नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स के, ये तारीफ निकलवा ही लेता है। नाइट टाइम में फोटोज की तरह वीडियोस भी बहुत सही आती हैं। इसकी तारीफों का ये पुल झटके खाने लगता है जब आप लो लाइट वीडियोस में जूम इन करते हैं, और जूम से मेरा मतलब 3x टेलीफोटो कैमरा से है। मेन कैमरा से 3x टेलीफोटो कैमरा पर स्विच होते ही पूरी वीडियो एकदम डार्क हो जाती है, और क्योंकि ये लो लाइट के अंदर मेन कैमरा जितना ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, हालांकि फोटोज में ऐसा नहीं था और ना ही डे लाइट वीडियोस में, तो होपफुली सॉफ्टवेयर अपडेट से ये फिक्स हो जाएगा। एंड स्पीकिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, ये फोन अभी चल रहा है एंड्रॉइड 14 बेस FrontEdgeOS 14 पर, जिसे इस फोन के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज भी किया गया है। यूआई में स्मूथनेस भी काफी अच्छी है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड भी काफी अच्छी है, एनिमेशंस भी काफी स्मूथ फील होते हैं। और क्योंकि ये एक फोल्डेबल फोन है तो बड़ी डिस्प्ले का फायदा लेने के लिए मल्टीपल एप्स को आप स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी कमी मुझे यहाँ पर लगी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी कुछ सिस्टम एप्स जैसे इसका डायलर ही स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करता, और ऐसी और भी कई सारी एप्स मैंने देखी जो सिर्फ फुल स्क्रीन पर ही चलती हैं। तो ये थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लगी, क्योंकि जब हम एक फोल्डेबल फोन यूज करते हैं तो एक तरह से हमारे पास दो अलग अलग फोन्स हैं, हम उन दोनों पर अलग अलग एप्स को ओपन बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब फोन का सॉफ्टवेयर ही इस तरीके से नहीं बना, एक फोल्डेबल फोन से ये हम एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। हालांकि जो दूसरे फोल्डेबल फोन्स वाले फीचर हैं, जैसे आप इसे फ्लैक्स मोड में रख के लैपटॉप की तरह यूज कर सकते हो, वो काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मैं स्प्लिट स्क्रीन की बात करूं तो वो बहुत ही काम का फीचर है और एक रेगुलर यूजर भी उसको यूज करना चाहेगा, तो उस पर वीवो को थोड़ा सा काम जरूर करना चाहिए था। एटलीस्ट अपनी सिस्टम एप्स को तो उसके लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए था। और दूसरी चीज जिस पर शायद ही कोई ध्यान दे वो ये है कि इसके यूआई में कहीं पर भी हैप्टिक्स का इंप्लीमेंट नहीं किया गया। हालांकि हैप्टिक फीडबैक बहुत बढ़िया है, हैप्टिक्स के बढ़िया होने के बाद भी उसका यूज इसमें अच्छे तरीके से नहीं कर रखा है। वैसे बढ़िया तो उसकी परफॉर्मेंस भी है, क्योंकि एक नहीं वो सारी चीजें जो एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होती है वो सब है इसके पास। लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर चेक, फास्टेस्ट अवेलेबल रैम चेक, फास्टेस्ट स्टोरेज चेक, and I'm surprised to see how they managed to fit 5700 mAh बैटरी in such a slim phone। और हैवी टास्क करने में फोन ज्यादा गर्म भी नहीं होता है। गेंशिन इंपैक्ट मैंने 60 FPS पर खेली, कोई दिक्कत नहीं आई। एंड्रोइड रन करवाया विदाउट एसी, उसके भी स्कोर्स काफी अच्छे आए। हाँ, थ्रोटल टेस्ट इसको मैंने 50 थ्रेड्स 15 मिनट रन करवाया तो वो स्टेबल था, लेकिन लास्ट में थोड़े से डिप्स उसमें दिखे। ओवरऑल मैं इस फोन की बात करूं तो ये फोन परफॉर्मेंस पावर हाउस है। कोई भी टास्क आप इसकी तरफ फेंको ये लपेट देगा। ना तो इसके बैटरी बैकअप में आपको कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही चार्जिंग स्पीड में। 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से आपको दे देगा। फोन को तेजी से चार्ज करना है वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि 100 वोल्ट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और जो आपको 100 वोल्ट का चार्जर है वो बॉक्स के अंदर ही दिया गया है, ये भी काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। सैमसंग वायरलेस चार्जिंग के साथ साथ दूसरे डिवाइसेस को वायरलेसली भी आप इस फोन की मदद से चार्ज कर सकते हो। ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और एक और अच्छी बात यह है कि इसमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हमें मिलते हैं, जिनमें बेस भी काफी अच्छा आता है और उनकी क्लैरिटी भी बहुत बढ़िया है। लाउडनेस थोड़ी सी मुझे कम लगी, कम तो नहीं कह सकता, बस डिसेंट है, मतलब बेटर हो सकती थी, ठीक है आप समझ गए होंगे। और क्योंकि एक फ्लैगशिप फोन है तो कनेक्टिविटी भी टॉप ऑफ द लाइन ही मिलेगी। वाईफाई 7 का सपोर्ट मिलता है 7। अब घूम फिर के बात आ जाती है पैसे की, कि 1,60,000 रुपए लगाने के बाद ये फोन हमें खरीदना चाहिए या फिर नहीं। देखो, अगर आपके पास इतना बजट है और आप एक फोल्डेबल फोन चाहते हो तो ले सकते हो। फोन में ऐसी कोई मेजर दिक्कत मेरे को नहीं लगी। वैसे भी कुछ टाइम बाद फोल्ड 6 भी आने वाला है, तो हो सकता है वो कुछ बेटर चीज लेकर आए, या अगर नहीं भी आता है तो हो सकता है इसी के प्राइस तब तक डाउन हो जाए, तो आप वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चुल है कि मैंने अभी फोन बाय करना है तो पैसे आपके हैं और फोन कैसा है वो मैंने आपको बता ही दिया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।